हेलो एवरीवन। देखिए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात की थी। हमारे पास 4 फोर्सेस थे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। फिर सेकंड हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की और उसकी प्रॉपर्टी। थर्ड था हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ था वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, यानी कि जो फिजिकल लॉ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मीनिंग हमें पता है, कंजर्व रहती है चीज़, ठीक है। तो क्या चीज़ यहाँ पे क्या है, हमारे पास एनर्जी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या था, यानी कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ना बना सकते और ना ख़त्म कर सकते हैं। वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। इट मीन्स दैट एनर्जी आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट सिंपली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। बट सिंपली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कांस्टेंट है। इसका मतलब टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। हम उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहाँ से कहाँ, वन प्लेस टू अनदर। और जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एनर्जी कई टाइप की होती है, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और भी कई टाइप की एनर्जी होती है हमारे पास। ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ, मतलब फर्स्ट लॉ था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये अप्रोक्स सेम ही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जैसा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कंजर्वेशन से ही हमें पता चल रहा है क्या, कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम चार्ज को भी ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। इट मीन्स दैट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट सिंपली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज एनर्जी, जैसे एनर्जी की बात की थी, एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं, वैसे ही चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। इट मीन्स, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, इसको ना ही क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहाँ से कहाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास टोटल चार्ज है वो कैसा है, कंजर्व है, रिमेन सेम, टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड लॉ की हमने बात कर ली। हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मीनिंग ये हुआ जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय पी, ऊपर दिख रहा है एरो का निशान जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, यानी कि पी वेक्टर। ये क्या है, एक लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में आगे चैप्टर है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि लीनियर मोमेंटम हमारे पास जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं क्या होगा। पी वेक्टर इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। मान लो हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते वहाँ पे कोई बॉडी के ऊपर, तो वो क्या होगा, F 0 है हमारे पास, यानी कि फोर्स नहीं लगा रहे उसके ऊपर,
देन पी क्या होगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन अनचेंज्ड, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता है, यानी कि जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स जब तक नहीं लगेगा, तो लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, ये थर्ड लॉ था हमारा। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व था वैसे ही हमारा एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय एल वेक्टर, ये भी क्या है, एल से, तो इसको हम डिनोट करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, एल वेक्टर इक्वल आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी ये, एल वेक्टर इक्वल आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर क्या है हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और पी क्या है, अभी पीछे पढ़ के आए, पी क्या है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है एंगुलर मोमेंटम का, क्या, इसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल वेक्टर इक्वल आई ओमेगा। अब ये देखते हैं ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है यहाँ पे, ओमेगा है ये। ठीक है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी कि ये होता क्या है। हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, उसकी रेडियस है आर, आर से डिनोट कर दिया हमने, रेडियस है ये। तो ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, और इस को हमने क्या ले दिया, एल से डिनोट कर दिया। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मैथ में फॉर्मूला होता है क्या, एंगल थीटा, यानी कि थीटा इक्वल क्या होगा, एल बाय आर। ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और ये हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब ओमेगा निकालते हैं। यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक प्लेस हुआ और ऐसे पूरे सर्किल के अंदर घूम रहा है, तो उसका क्या होगा, थीटा चेंज हो रहा है, किसके साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो क्या होगा, इसका थीटा भी चेंज होगा। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ से थीटा लेंगे, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है। ठीक है, किसके साथ, टाइम के साथ, तो ओमेगा इक्वल थीटा बाय टी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसकी, ओमेगा की बात की है, आई के बारे में और पढ़ लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इसको हम नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उसमें ब्रीफ से मतलब अभी ब्रीफ से देख लेते हैं, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। इसलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, आई इक्वल मास इंटू रेडियस स्क्वायर। ये क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई इक्वल एम, रेडियस को आर से डिनोट किया, आर स्क्वायर, आई इक्वल एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, आई है, और ये था हमारे पास ओमेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है एंगुलर मोमेंटम का क्या, एल इक्वल आई ओमेगा। अब एक टर्म और आएगी हमारे पास, क्या, टॉर्क, उसके बारे में पढ़ते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला है हमारे पास, टो से इसको डिनोट करते हैं, टाउ भी बोल देते हैं कई। तो टो इक्वल क्या होगा, आर क्रॉस एफ। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और एफ क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है,
और जो टॉर्क होता है वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर फोर्स विच प्रोड्यूस बेंडिंग या फिर टर्निंग इफेक्ट। हमारे पास टॉर्क क्या है, एक तरह से परपेंडिकुलर फोर्स ही है जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, बेंडिंग। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगता है, कोई ऑब्जेक्ट पे जैसे फोर्स लगता है तो वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो उसको हम किसका नाम दे देते हैं, टॉर्क का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ़ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, कोई सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल टॉर्क टोटल 0 है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है वहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये बात की हमने किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। क्या है दोबारा से देखें, जैसे हमारे पास टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से लगने वाला जो भी टॉर्क है सिस्टम के ऊपर वो 0 है, यानी कि लग ही नहीं रहा कुछ भी, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, इफ़ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल 0 देन एल इक्वल 0। ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ये बात थी हमारे पास क्या, जो नेचर के 4 लॉ हैं उनके बारे में। ठीक है, अभी हम इसी बेसिक 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। द रेंज ऑफ मासेस वी स्टडी इन फिजिक्स इज, यानी कि कहाँ से और कहाँ तक के मासेस की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, वो रेंज क्या होगी, यानी कि 10⁻³ kg से स्टार्ट करके और 10⁻55 kg तक हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्या रेंज होगी, 10⁻³ kg से 10⁻55 kg तक। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, साइज ऑफ यूनिवर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी साइज क्या होगी, यानी कि उसको हम किस ऑर्डर में लिख सकते हैं, 10⁻26 मीटर। ये यूनिवर्स की साइज है कितनी, 10⁻26 मीटर। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस इज फॉलोड बाय। हमने जो फोर्सेस के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर इनवर्स स्क्वायर लॉ आया था, प्रॉपर्टी में भी हमने स्पेशल लिखा था। तो वो कौन कौन से फोर्स फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को, तो कौन सा था हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स था, क्योंकि वहाँ पे 2 मासेस थे उनके बीच में ही तो डिस्टेंस था r। ठीक है, तो वो f क्या था, इन्वर्सली था r² के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा कौन सा था, चार्जेस के बीच में था, तो वो था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो 2 फोर्स थे जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबल करता है वो कौन सा फोर्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कौन सा फोर्स है हमारे पास, वो है, और उसकी रेंज क्या है, तो वो हमारे पास कौन सा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई को स्टेबल रखने में इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द रेंज ऑफ दीज फोर्सेस, और उस फोर्स की रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर की अप्रोक्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और उसकी जो रेंज है, रेंज भी पूछिए व्हाट इज इट्स रेंज, तो वो रेंज कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है अप्रोक्स यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट है चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।